प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग वर्ग 7 की पुस्तक सिविक्स का अध्याय 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका इसको देखेंगे। इसमें आपको किस चीज़ की जानकारी होगी? तो स्वास्थ्य, जिसके बारे में आप जानते हैं, स्वास्थ्य, डॉक्टर, रोगी, एम्बुलेंस, ब्लड बैंक, अस्पताल, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आदि के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतांत्रिक देश में लोगों को सरकार से यह अपेक्षा रहती है कि आम लोगों के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाएं, उसका विकास हो, वे बीमार नहीं पड़ें और यदि बीमार पड़ें तो उसका इलाज हो, उसका अस्तित्व बचा रहे। जैसा कि अभी के समय में आप देख रहे हैं कि 1 वर्ष पहले भी जब लॉकडाउन की स्थिति हुई तो पढ़ाई बाधित हुई और अभी भी वही स्थिति है, भविष्य में भी कभी हो सकती है। जब कभी सरकार को लगता है कि आम लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है तो सरकार इस पर कदम उठाती है। अभी आप लोग घर में हैं, कोरोना महामारी जो है तबाही मचाई हुई है, लोग परेशान हैं। आप लोग भी घर में रहें और पठन पाठन ईमानदारी से करें और अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा करें। एक प्रश्न आपसे है कि इस लॉकडाउन की अवधि में जब आप विद्यालय नहीं जाते हैं और घर पर पढ़ाई करना पड़ता है तो किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और आपको क्या लगता है सरकार आपके लिए क्या व्यवस्था करे और विद्यार्थी के लिए क्या करे जो कि शिक्षा सतत रूप से आपको मिलता रहे। आप अपने शब्दों में 2 लाइन, 4 लाइन, 10 लाइन जितना लिख सकते हैं इसको लिखने का कोशिश करें। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे है स्वास्थ्य क्या है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि स्वास्थ्य क्या है तो आप कहेंगे कि किसी बीमारी का न होना, चोट न लगना ही स्वास्थ्य है। तो मित्रों, मेरे विद्यार्थियों, स्वास्थ्य केवल बीमारियों का नहीं होने का ही नाम नहीं है। स्वास्थ्य जीवन बहुत सारे कारक पर निर्भर करता है। हम लोग बीमारी के अलावा अन्य कारक को भी देखते हैं। हमारे स्वास्थ्य पर क्या क्या प्रभाव डाल सकता है? तो पीने के लिए स्वच्छ पानी, प्रदूषण मुक्त वातावरण, बिना प्रदूषण किसी भी तरह का नहीं रहे तो लोगों का स्वास्थ्य सामान्यतः ठीक ठाक रहता है। वहीं यदि आप देखते हैं किसी को भरपेट भोजन नहीं मिले तो क्या होगा? वह कुपोषण का शिकार हो जाता है और कुपोषण हो जाएगा तो वो बीमार पड़ जाएगा। बीमार पड़ने की संभावना अधिक होगी। तो हम लोग को चाहिए कि चुस्ती दुरुस्ती से सब काम करें, ऊंचा मनोबल हमेशा बनाए रखें, सुस्तीपन न रखें, चिंताग्रस्त नहीं हों। कभी कभी क्या होता है, चिंता करते करते भी लोग बीमार पड़ जाते हैं। मानसिक चिंता शरीर पर हावी होने लगती है। तो इतना भी मानसिक चिंता नहीं करनी चाहिए कि वह आपके स्वस्थ जीवन को प्रभावित करे। हमेशा तनाव मुक्त रहें, प्रसन्नचित्त रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। अच्छा, कभी कभी आपको लगता होगा जब कभी डॉक्टर के यहाँ जाता है तो कि यहाँ बहुत से बीमार दिखते हैं और लगता है कि पता नहीं अपने देश में अस्पताल है कि नहीं है, कितनी भीड़, लंबी लाइनें लगी रहती है। तो
भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति यदि हम देखें तो इसके दोनों पहलू आपको दिखेंगे, सकारात्मक पहलू भी, नकारात्मक पहलू भी। तो पहले हम इसकी अच्छाइयों को देखते हैं, सकारात्मक स्वरूप को देखते हैं। तो संसार भर में सबसे अधिक मेडिकल कॉलेज अपने यहाँ है, अपने देश में, और हर वर्ष 15,000 नए डॉक्टर बनते हैं, डिग्री लेते हैं, और स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि हुई है। आज़ादी के समय देखें तो 2,500 अस्पताल थे, वहीं 1991 में देखें तो 11,000 अस्पताल, और 2000 में इसकी संख्या 18,000 थी। अभी और अधिक है। उसके बाद देखिए, भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने के लिए चिकित्सा पर्यटक यहाँ आते हैं। ये चिकित्सा पर्यटक क्या होता है, को अपने देश के नहीं, विदेश से, दूसरे देश से अपने देश के अस्पताल में आते हैं इलाज कराने। उन्हें यहाँ कम दाम पर, दूसरे देशों की तुलना में कम दाम पर अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो जाती है। तो देखिए, और भारत विश्व का दवाई निर्मित करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है, और यहाँ से भारी मात्रा में दवाई का निर्यात होता है। इन सारी तस्वीर को देखने का कितना अच्छा लगता है पहलू। वहीं दूसरी ओर यदि नकारात्मक चीज़ों को देखें तो आप देखते होंगे कि अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में आपको मिलेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर जाना पसंद नहीं करते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में जिसकी जितनी जनसंख्या है उस अनुपात में यहाँ डॉक्टर नहीं मिलता है। अच्छा, भारत में 5 लाख लोग तो हर साल टीबी से मर जाते हैं। टीबी तपेदिक बीमारी होता है, और देखिए कितना दुर्भाग्य है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामले आते हैं। मलेरिया आप लोग जानते हैं कि मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से होता है, और शाम से सुबह तक ये सक्रिय रहता है। तो अंधेरे में जब कभी रात में आप सोते हैं तो मच्छरदानी का उपयोग जरूर कीजिए। मच्छर से आपको ज़रूर बचना है, कम से कम मलेरिया से तो आप बचे रहेंगे। अच्छा, कुछ बीमारियों को संचारणीय बीमारी कहा जाता है। वह पानी के द्वारा एक दूसरे को लगती है, और 21% बीमारी तो जल के द्वारा हो जाती है, जल प्रदूषण से। और जैसे इसमें कौन आता है, हैजा, पेट में कीड़ा होना, हेपेटाइटिस, ये सब खतरनाक बीमारी जल के कारण हमें आ जाती है। भारत में सभी बच्चों को खाना खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। यह अल्पपोषण, कुपोषण का कारण बनता है, जिस कारण अन्य बीमारियां भी होती है। तो उपचार कैसे मिलेगा, इसके लिए हम लोग देखते हैं स्वास्थ्य केंद्र हैं, अस्पताल में, प्रयोगशाला में जांच होता है उसका, ब्लड बैंक, ये सब देखभाल के लिए सरकारों ने इसकी बहाली भी की है। नर्स, डॉक्टर, विशेषज्ञ, ये सब की ज़रूरत पड़ती है, और हम जब बीमार पड़ते हैं तो इलाज के लिए इन सुविधाओं की तो ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं, और देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र किसे कहते हैं, तो जिसे सरकार चलाती है, वहाँ कोई भी जाके अपना इलाज करा सकते हैं, तो इसको सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं। और यह बहुत जगह देखने को मिलेगी, लेकिन जो स्थिति है, जनसंख्या इतनी विशाल है अपने देश की कि पूरा क्षेत्र की आबादी को कवर कर पाने में कहीं न कहीं इन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दूसरा तस्वीर आपको देखिएगा, चिकित्सा विज्ञान में बहुत प्रगति की है। आंतरिक रूप में कितना गड़बड़ी है, आपने एक्सरे का नाम सुना होगा, अल्ट्रासाउंड का नाम सुना होगा। बहुत सी नई नई तकनीक से बीमारियों का पता लगाया जाता है। लेकिन वहीं फिर देखिए, स्वास्थ्य सेवा खराब भी आपको मिलेगी। सभी जनता को उचित स्वास्थ्य सेवा देने में लगता है कि वो समर्थ है। बहुत ही विरोधाभास की स्थिति है अपने देश में।
पैसा भी है, ज्ञान भी है, अनुभवी व्यक्ति भी है, दूसरी ओर सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवा भी नहीं मिल पाता है। कुछ लोग बीमारी इसका इलाज नहीं हो पाने के कारण मर जाता है। एक कहानी इसमें दिया गया है हकीम शेख की कहानी। वो जो है कलकत्ता का है, एक PKMS पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति के संगठन का सदस्य है। वो एक बार चलती ट्रेन से गिर गए तो सिर में चोट लगी तो अस्पताल ले जाया गया। तो कोई भी अस्पताल उसे गच्छा ही नहीं, उसे स्वीकारा ही नहीं, उसका इलाज करने में जो है बोला मेरे यहाँ बेड ही नहीं है। दूसरा अस्पताल गया, वहाँ भी बेड नहीं है। 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पताल में ले गया, लेकिन किसी ने उसे भर्ती नहीं किया। अंत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, अपना निजी खर्च करके इलाज कराया। तो और उसने क्या किया जानते हैं? क्षुब्ध होकर गुस्सा करके कोर्ट में केस कर दिया कि जो है जब सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा है, सबको जा सकता है, तो मेरा इलाज वहाँ क्यों नहीं किया गया। आपको क्या लगता है इस संदर्भ में? आप यदि जज रहते, आपको यदि निर्णय करना पड़ता, तो आप किसके पक्ष में क्या फैसला देते? आप इस प्रश्न का जवाब लिखने का कोशिश करें। यहाँ पर एक इलाज का खर्च में कितनी अंतर आती है ये दिखाया गया है। 2 दोस्त हैं, रंजन और अमन। अमन और रंजन 2 दोस्त हैं। रंजन का परिवार साधन संपन्न है और अमन के माता पिता जैसे तैसे गुजारा करते हैं। दोनों दोस्त एक सप्ताह बाद जब मिलते हैं, कहते हैं कि अरे अमन, बड़े दिनों के बाद मिले हो, कैसे हो? रंजन पूछता है तो कहता है कि मुझे वायरल बुखार था, अस्पताल जाना पड़ गया। और जानते हो मुझे तू बोलता जानते हो मुझे भी वायरल बुखार हो गया था। हाँ, इसी सोमवार से स्कूल आ रहा हूँ मैं भी। और मेरे डैडी किंग्सवे के नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने ले गए, वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। देखिए, वो बच्चा अस्पताल जाता है, उसको अस्पताल बहुत अच्छा लगता है। अस्पताल और बताता है अपने दोस्त को कि अस्पताल की बिल्डिंग बहुत ही चकाचक थी, ऐसे लग रहा था कि 5 सितारा होटल है। और उसके दीदी उसको बता रहे थे यह एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं यहाँ मिलती है। और रिसेप्शन काउंटर पे जाने के बाद तुरंत 500 रुपये डैडी ने दिया और वहाँ बहुत ही अच्छा म्यूजिक बज रहा था, साफ सुथरा। और डॉक्टर ने उसे जांच करवाने को कहा। वहाँ सभी लोग दोस्त की तरह बात कर रहे थे। एक महिला ने जांच के लिए खून लिया और बातों बातों में खूब मजाक किया, उसे दर्द का पता ही नहीं चला। और जब सारे नतीजे आ गए तो डॉक्टर के पास उसे दिखाने ले गया और बोला सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, वायरल है। और कुछ दवाइयाँ लिख दी और फिर जो है चुटकुला भी सुनाई उसको। और उसके बाद उसको बोले कि हाँ 2-3 गुलाबी गोली दे दिया, इसको लेना सोने से पहले, और शरीर दर्द के लिए है, यह सिरप है, घबराओ नहीं, बढ़िया स्वाद है इसका। और उसके बाद धन्यवाद डॉक्टर, मुझे तो अभी से ठीक लगने लगा और ये ठीक लगने लगा। तो और फिर तभी रंजन पूछता है तुम्हें यह सारी बताने के लिए कब से मैं इंतजार कर रहा था। अच्छा आप नहीं कहो, तुम कहाँ गए, किस अस्पताल में गए? तो ये बोलता है कि हाँ वह तुम्हारे वाला अस्पताल इतना अच्छा नहीं था। पहले तो मुझे अब्बा वहाँ ले जाना ही नहीं जाते थे क्योंकि उसमें बहुत समय लगने वाला था, दूर था। और जितना समय लगा गए अस्पताल में OPD काउंटर पर एक ही लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ा। तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि मैं पूरा समय अब्बा के सहारे टिका रहा OPD के आगे। अच्छा अभी कहता है अब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने जांच की, खून की जांच करने के लिए कहा और फिर उसके लिए लंबी लाइन लगना पड़ा। 3 दिन बाद खून का जांच का नतीजा आया, फिर वापस अस्पताल गए दिखाने के लिए। फिर बोला OPD कार्ड दिखाओ, खून की रिपोर्ट दिखाओ, जल्दी करो। और लगता है बोलती है वो, इसे लगता है कि वायरल हुआ है, कोई फिक्र की बात नहीं है, बुखार उतरने के बाद गोली से देना है, बस ठीक हो जाएगा। मेरा अस्पताल तो बहुत बढ़िया था, मुझे दवाइयाँ दे दी, इलाज में ज़्यादा खर्च हो गया। अच्छा तो मेरे इलाज में कुछ खर्च नहीं हुआ, ज़्यादा खर्च नहीं आया उससे। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि निजी अस्पताल में कितनी अधिक खर्चें होती है और सरकारी स्वास्थ्य सेवा केंद्र में कितनी खर्चें होती हैं। बहुत ही फासला है दोनों में, बहुत ही अंतर आ जाता है।
लेकिन है कि सरकारी अस्पताल जाने के बाद उसे कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। आप 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सरकारी अस्पताल जाने के बाद किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और रंजन को अधिक पैसा खर्च करना पड़ा उसे फीवर आने के बाद, क्यों? अच्छा, कभी कभी आपको लगता होगा कि सरकार इतने जो खर्च करती है पैसा कहाँ से लाती है, तो स्वास्थ्य सेवा पर या अन्य कुछ भी सरकारें खर्च करती है तो आम जनता से कर लेती है, टैक्स कहते हैं उसको, टैक्स लेती है। उसी पैसा से फिर सरकार कई तरह के काम करती है, बाढ़, भूकंप, सुनामी, कुछ पुनर्वास, कुछ भी तरह की कोई भी मामला हो तो उसी के माध्यम से लोगों का सेवा सरकारें करती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं, दोनों क्या है, दोनों में क्या अंतर है। तो पहले हम लोग सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं को देखते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा क्या हुआ, तो यह स्वास्थ्य केंद्र, अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकारों द्वारा चलाई जाती है। किसके द्वारा चलाई जाती है, तो यह सरकारों द्वारा चलाई जाती है। शहरी और ग्रामीण दोनों परिवेश में देखने को मिलता है। वहाँ सभी बीमारियों का इलाज होता है, साधारण से लेकर विशेष तक का। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, वहाँ प्रायः एक नर्स रहती है, एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक होते हैं और समान बीमारियों के इलाज के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। प्रखंड के स्तर पर भी सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र सरकार ने खोल रखी है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है और स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख होती है। अच्छा, आपने देखा था एक हाकिम शेख का कहानी, वो भी अस्पताल में गए थे, तो आपको क्या लगता है कैसा अस्पताल गए होंगे, ग्रामीण स्तर पर या प्रखंड स्तर पर या जिला स्तर पर? निस्संदेह वे जिला स्तर के अस्पताल गए थे, वहाँ ज़्यादा सुविधाएं मिलती है, सरकार ने वहाँ ज़्यादा व्यवस्था करती है। तो सार्वजनिक क्यों कहा जाता है? सार्वजनिक इसीलिए कहा जाता है कि वहाँ कोई भी जा सकता है, अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं है और अपना इलाज करा सकता है, वो सबों के लिए खुला है। सरकारी स्तर पर उसकी व्यवस्था की जाती है और वो पैसा कहाँ से आता है, तो सरकार टैक्स से उसे पैसे उसकी वहन करती है, अन्य रूप मद में जो टैक्स देती है, और विशेष करके गरीब लोगों को ज़्यादा सुविधाएं होती है। और कई बीमारियां ऐसी हैं जिसके खिलाफ भी अभियान सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के द्वारा चलाई जाती है, जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकुनगुनिया आदि की व्यवस्था सरकार करती है। आपने देखा होगा, आपको याद होगा, पोलियो अभियान चलता था तो सरकार ने इसके लिए व्यवस्था चलाई और गांव-गांव तक, शहर से गांव तक देखते हम एक ही दिन बहुत ही बृहद स्कीम के तहत पोलियो अभियान चलाया गया और आज पोलियो से विकलांग हो जाता था शरीर। तो आज की स्थिति में यह है कि विकलांगता खत्म हो गई है और पोलियो के मामले अपने देश में अब देखने को नहीं मिलती है। अच्छा, मच्छरों को पैदा होने से रोकने वाले की जो बीमारी होती है उसके लिए भी इसके मार्फत से, इसके द्वारा जो है अभियान चलाया जाता है कि ये इससे बचें, सभी लोग अपने कूलर, घर की सफाई करें। अच्छा, उसके बाद देखिए, सरकार हर एक व्यक्ति के जीवन की रक्षा की गारंटी लेती है, ये संविधान कहता है। तभी तो हाकिम से एक ऐसा आदमी गिरने के बाद जब हॉस्पिटल में भर्ती नहीं लेता है तो वो कोर्ट चला जाता है। क्यों? क्योंकि जीवन की रक्षा कौन करेगा? सरकार ही। लोग, सरकार, आम मतदाता वोट देकर सरकार का चयन करते हैं कि हमारे लिए हम स्वास्थ्य की व्यवस्था करो, हमारी समृद्धि के लिए करो, हमारे आवास दो, जो कुछ भी हमारी सुविधा, जीवन जिससे मेरा बेहतर बने, इसकी व्यवस्था करो, और सरकारें करती भी है। अच्छा, जानते हैं हाकिम शेख के मसले क्या होता है? सरकार अदालत में गया था वो, तो कोर्ट ने कहा था कि सरकार का कर्तव्य है कि वो मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। आकस्मिक क्या हुआ? जो अचानक घट जाए, जैसे दुर्घटना हो जाए, तो या इसकी सुविधा भी देना सरकार का कर्तव्य है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि जितना खर्च वो निजी अस्पताल में कराया तो वो सब सरकार उसे दे, खर्च का भुगतान करे। अब हम लोग देखते हैं निजी स्वास्थ्य सेवा। निजी स्वास्थ्य सेवा क्या होती है? तो हमारे, आप देखते होंगे कहीं शहर बाजार जाइए तो कई तरह के बोर्ड दिखेंगे आपको, दिखेंगे कि निजी क्लिनिक, ये सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर। तो वहाँ क्या होता है ना, बड़ी संख्या में डॉक्टर निजी दवाखाना चलाते हैं और शहरी क्षेत्र में ज़्यादा मिलेंगे विशेषज्ञता के साथ, हर एक रोग के अनुसार आपको डॉक्टर मिलेंगे
और ये लोग निजी रूप पे चलाते हैं, अपने पैसे से नर्सिंग होम खोलते हैं, अस्पताल खोलते हैं, प्रयोगशाला खोलते हैं और उसका मुनाफा खुद कमाते हैं। जांच भी करते हैं, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे आदि की एक दुकान की तरह। और वहाँ देखते होंगे यदि आपको जाने का मौका मिला होगा तो वहाँ कैसी व्यवस्था होती है। और जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, निजी स्वास्थ्य सेवा, तो अपना निजी स्तर पर वो खोलते हैं और वहाँ जाने के बाद आपको पैसा दे कर, अपना पैसा दे करके मरीजों को इलाज कराना पड़ता है। आज की तारीख में सरकारी से ज़्यादा आपको निजी अस्पताल ही मिलेंगे और कई कंपनियां दवाई बेचने में भी लगे हैं। शहर के कोने कोने में आपको दवाई का दुकान मिल जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आपको बता दें, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है कि जैसी दवाई जो भी डॉक्टर लिखते हैं तो इसका जेनरिक नाम से ही उपचार हो, ताकि रोगी को, मरीज को कम खर्च करना पड़े। और जैसे कि इसमें क्या होता है ना कि एक कोई कंपोजिशन होता है उसको लिखना पड़ता है और उसमें जो है ना कम खर्च होता है मरीज का। आगे दिया गया है कि स्वास्थ्य सेवा और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है? अब इस बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखते हैं निजी सेवाएं जितनी अधिक संख्या में बढ़ रही है उतनी सार्वजनिक सेवा के तौर पर स्वास्थ्य सेवा को नहीं लिया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में तो बहुत ही ज़्यादा, और लोग बीमार पड़ते हैं तो अस्पताल जाते हैं और ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि हम निजी क्लिनिक से ही काम चला लें, तो वहाँ तो उसको पैसा देना पड़ता है। और कई बार क्या होता है ना, सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी प्रयोग नहीं किए जाते हैं वहाँ। और कभी कभी निजी क्लिनिक में क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ लिख जाती हैं, इंजेक्शन, सलाइन लिख दी जाती है, जबकि साधारण इलाज भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है तो अपना पॉकेट भरने के लिए, हालांकि हर जगह ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसे भी मामले देखने को मिलते हैं। अच्छा, जनसंख्या का 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाई को खरीदने में सक्षम होती हैं। यहाँ के लोग, ज़्यादातर लोग गरीब हैं और गरीब दवाई खरीदने में सक्षम नहीं है, तो बहुत ही परेशानी होती है। कभी कभी एक्सीडेंट में अगर कोई डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। और ऐसा कहा जाता है कि 100 रोगी यदि है तो 40 लोग को जो है इलाज कराने के लिए, खर्च करने के लिए पैसा कर देना पड़ता है, अपना जेवर जेवरात बेचना पड़ता है, किसी को अपना ज़मीन बेचना पड़ जाता है। तो गरीब लोग को बहुत परेशानी होती है। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाता है कि क्या होगा, कितना होगा। और गरीब लोग पहले से भी पर्याप्त पोषण नहीं पाते हैं, जितना कैलोरी मिलना चाहिए उतना शुद्ध भोजन नहीं मिल पाता है और वे लोग ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं, जिससे कि और दिक्कत होती है। कई जगह क्या है, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। मूलभूत सुविधाओं का मतलब है पीने के लिए पानी, स्वच्छ पानी चाहिए तो वो भी नहीं मिल पाती है। घर के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, जहाँ तहाँ ज़मीन में घर बना के जैसे तैसे है। और वातावरण स्वच्छ नहीं है, बहुत तरह की परेशानी होती है। कभी कभी केवल पैसा जो है उसके इलाज में बाधक बन जाता है और वो मर जाता है। और कभी कभी घरेलू स्तर पर भी देखा जाता है कि पैसा नहीं है तो उसको डॉक्टर के यहाँ नहीं ले आता है, ऐसा भी होता है। और आप देखिएगा कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में या आदिवासी क्षेत्रों में जाइए तो वहाँ आपको सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा जो है बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, दूर दूर में है, जिससे लोगों को और परेशानी बढ़ जाती है। कभी कभी पैदल चलना पड़ता है, हर जगह रोड भी नहीं है, तो लोगों को बहुत ही मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अब सवाल है कि क्या किया जा सकता है? तो करना तो सरकार को ही है और बहुत कुछ किया जा सकता है। सरकार के पास बहुत सा शक्ति है, ज्ञान है, बहुत सा चिकित्सक है, अपने देश में बहुत सा संसाधन है। अब कैसे इसका वितरण किया जाए, कैसे हर वैज्ञानिक प्रगति को हर एक लोग तक इसका लाभ पहुंचाया जाए, यह तो सरकार पर निर्भर करता है, विशेषज्ञ पर निर्भर करता है। क्या और करना तो पड़ेगा ही, करना तो चाहिए ही। इस देश का जितना संसाधन है इसमें हर एक लोग खुशी खुशी नहीं रह सकते हैं, सो बात भी नहीं है, अगर उसका ईमानदारी से क्रियान्वयन किया जाए। गरीब को ज़्यादा परेशानी होती है, विशेष करके सामाजिक स्थिति तो और जो है कभी कभी बर्बाद कर देती है। स्वास्थ्य सेवा के ऊपर, स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए हर स्तर पर काम करने की ज़रूरत है। जैसे हम बता रहे हैं कि एक केरल का अनुभव है, इस किताब में दिया गया है केरल। तो
तो केरल, जैसा कि आप जानते हैं कि वो सर्वाधिक साक्षरता वाला प्रदेश है, राज्य है, वहाँ ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं और इस कारण से वहाँ लोग भी कम बीमार पड़ते हैं, लोगों में जागरूकता है और वहाँ के नर्स साहब को जो है विदेश में भी जाते हैं स्वास्थ्य सेवा देने के लिए। और केरल सरकार ने क्या किया, 1996 में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया, राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायत को दे दिया कि अपनी आवश्यकता को योजनाबद्ध तरीके से जो है अमल में कर लाए, पूर्ति करे। इसके लिए पानी, पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास, शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। और जैसे कि आप लोग भी देखते होंगे, स्कूल है, आंगनबाड़ी है, यहाँ भी जो है कम होती है, वहाँ जो है अधिक होती है उसके माध्यम से। तो जहाँ ज़्यादा सुविधा मिलेगी तो ठीक होगा। दवाई की कमी, अस्पताल में जितना पर्याप्त बिस्तर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, पर्याप्त डॉक्टर नहीं है, लेकिन इस सब समस्या यदि दूर कर दिया जाए तो बहुत सुविधा होगी लोगों को और जनसंख्या के अनुपात में करना ही चाहिए। अब इसमें दिया है एक उदाहरण कोस्टा रिका का, एक देश है कोस्टा रिका। वहाँ जो है कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। तो उस देश ने क्या किया, देश ने कहा कि सेना नहीं रखेंगे, सेना पर बहुत खर्च होता है, तो वो पैसा क्या करेंगे, वो सारा पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत ज़रूरत पर खर्च करेंगे। इससे क्या हुआ, कोस्टा रिका की सरकार का जो है ने माना कि जो है स्वास्थ्य सेवा का सुदृढ़ होना जरूरी है, सबों का स्वस्थ रहेगा लोग तभी देश भी स्वस्थ होगा। और देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत अधिक ध्यान दिया और निवासियों के लिए मूलभूत सुविधा दिया, पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण, आवास और स्वास्थ्य शिक्षा को बहुत कामयाब माना और इसी तरह से वो बहुत अच्छा देश कहलाया। हम लोग ने देखा कि जो है क्या व्यवस्था है। और यदि हम अपने संविधान को देखें तो संविधान में भी कहा गया पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का कर्तव्य राज्य का है। तो इस तरह से ये अध्याय समाप्त होता है। एक बार इसकी पुनरावृत्ति कर दें तो जैसे कि हम लोगों ने देखा सार्वजनिक, तो सार्वजनिक क्या होता है, सार्वजनिक वह सेवा का वह कार्य है जो देश के सब लोगों के लिए है और मुख्य रूप से यह सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है, जो सब लोगों के लिए सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। जैसे उदाहरण दीजिए, आप सोचिए, तो जैसे स्कूल, अस्पताल, टेलीफोन सेवा आदि हम इसके में रख सकते हैं। निजी क्या कराता है, तो वह सेवा जो कि कोई व्यक्ति या कंपनी करती है और उसके लिए अपना मुनाफा भी कमाता है। वो चिकित्सा पर्यटक क्या होता है, हमने पढ़ा था पीछे चिकित्सा पर्यटक। चिकित्सा पर्यटक क्या हुआ कि ये वे पर्यटक किसको कहते हैं, जब एक जगह से दूसरी जगह किसी भी उद्देश्य से जाते हैं, तो वे विदेशी पर्यटक हैं चिकित्सा पर्यटक, जो यहाँ के अस्पताल में आते हैं और इसीलिए आते हैं क्योंकि विश्व स्तरीय सुविधाएं उसको और देशों के बनस्पत कम मूल्यों पर मिल जाती है। अच्छा, संधारणीय बीमारी, संचारणीय बीमारी क्या होती है, तो वह बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों कई माध्यमों से चली जाती है, जैसे पानी से, भोजन से, हवा से। अच्छा, पिछले देखे होंगे आप के दौरान कि ओपीडी, वो लड़का लाइन में लगा था सरकारी अस्पताल में ओपीडी में। तो ओपीडी क्या होता है, ओपीडी होता है, आप जब भी कभी सरकारी हॉस्पिटल जाइएगा तो ओपीडी सुनने को मिलेगा। ओपीडी कहते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या बाह्य रोगी विभाग। बाह्य रोगी विभाग अस्पताल में जाइएगा तो ज़्यादातर सर्विस ओपीडी में मिलता है, देख के जो है लोग को निकाल दिया जाता है। और अन्यथा अंदर में आंतरिक रूप से क्या होता है, किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी को ओपीडी में देखा जाता है, गंभीर मामला होने पर उसको वहाँ भर्ती लिया जाता है। तो ओपीडी हुआ बाह्य रोगी विभाग। अच्छा, उसके बाद देखिए नैतिक आचार। नैतिक आचार क्या हुआ, किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले नैतिक सिद्धांत, अच्छी सिद्धांत। और इस तरह हम लोगों ने इस अध्याय को समाप्त किया। अब स्वास्थ्य के संदर्भ में आपकी क्या राय बनती है और सबके लिए स्वास्थ्य, सबको बेहतर स्वास्थ्य मिले, इसके लिए सरकार क्या कर सकती है, क्या करे जो कि स्वास्थ्य सेवा अपने यहाँ बहुत ही सुदृढ़ होगी। इसके संदर्भ में आपकी जो राय बनती है आप उसे लिखें और आप
निजी क्लिनिक में यदि कभी गए हों और कभी सरकारी क्लिनिक में गए हों, हॉस्पिटल में गए हों, तो दोनों जगह आपको क्या असुविधाओं का सामना करना पड़ा, तो इन बातों को आप लिखें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह अध्याय समझ में आ गया होगा और स्वास्थ्य के संदर्भ में, स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका होती है या होनी चाहिए, आपकी राय, आपका विचार कुछ बना होगा। अब मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।